हम चर्चा करेंगे वो देश की सुरक्षा को लेकर होगा, क्योंकि आज सब नजरें जो थी वो 3 बजे लोकसभा पर लगी हुई थी, क्योंकि लोकसभा के अंदर आज मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस की तरफ से, मिनिस्टर फॉर डिफेंस की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट देना था। और वो स्टेटमेंट एलओसी पर और एलएसी पर जो सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशली बॉर्डर जो चाइना के साथ टच करता है, लद्दाख के अंदर जिस तरीके का माहौल है, जो कुछ वहां पर हो रहा है, उस पर सरकार को पहली बार अपना बयान देना था। और थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने अपना क्लियर स्टैंड जो है वो कर दिया है और अपनी बात साफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का माहौल है, इसकी सारी जिम्मेदारी ठीक करने की चाइना की है। और अगर बीजिंग इस तरीके की कार्रवाई करता है तो भारत जो समझौते कर चुका है आज तक कई बार, उन सभी का पालन करेगा। वरना जिस तरीके की सूरत हाल बनी है, इसको और ज्यादा देर तक हम इसी तरीके से रख सकते हैं। यानी अभी स्टैंड स्टिल पोजीशन पर सेना रह सकती है और सेना के लिए हर तरह से जो सामान चाहिए, हर तरह से वहां पर रुकने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, वो भी सरकार की तरफ से दी जाएंगी। आज क्या कुछ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, फटाफट से जरा पहले आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद जब हम चर्चा पर आएंगे, एक तो चर्चा राजनाथ सिंह पर जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ चर्चा उस पर भी होगी जो चीन की चोरी है और चोरी पर सीना जोरी भी है। और आज सरकार उस पर क्या कुछ कह रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है, लेकिन पहले राजनाथ सिंह। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। चलिए, ये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे जो आज देश के सामने और देश के उस पार चाइना तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हुए थे। अब इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए, इस स्टेटमेंट के अंदर बड़े सवाल है और उन सवालों का जवाब आज जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर रहमत कलीम है जो लगातार नजर रखे हुए हैं एलएसी और एलओसी पर भी। मेरे साथ संतपाल राघव साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में पूरा पैनल आपके सामने, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऋषि दीक्षित डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ है। ऋषि सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और प्रशांत राय साहब साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रहमत, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आज डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया और सबकी नजरें इस पर थी, न सिर्फ यहां पर नजरें थी बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी लगभग आज बीजिंग भी सुन रहा होगा कि क्या कुछ ऑफिशियल लाइन होगी, क्योंकि यह पहला मौका था जब इस तरीके से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग या ऑफिशियल वर्ड सरकार की तरफ से रखा गया हो।
ट्यून जो था, जो जिस लहजे में बात की गई और जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कुछ कह रही थी? क्या आपका मंथन है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर दिफा का आज का बयान काफ़ी अहम रहा और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि चीन तक के पैगाम पहुंचा दिया गया और साफ पैगाम था हिंदुस्तान का पहले दिन से, जो स्टैंड साफ था कि हम बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं, हर बार हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार रहे और आगे भी तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और हिंदुस्तान के मुल्क के वक़ार के साथ जरा बराबर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसलिए सीधे तौर पर कहा गया है कि हम हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं और पूरी तफसील बताएगी कि किस किस हद तक की तैयारियां हैं, हमारी किस तरह से डिप्लॉयमेंट है और किस तरह से चीन की तरफ से कोशिश की गई है मुसलसल डिप्लॉयमेंट की। तो मुकाबले दोनों तरफ से करने की तैयारियां जो है ना वो अपनी जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान ने सीधे तौर पर कहा है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अब तक के इत्तेफाकात रहे हैं, LAC को लेकर पहले भी तनाज़ा हुआ है, लेकिन जिस अंदाज में बातचीत के जरिए मसले का हल किया जाता रहा है, हिंदुस्तान आज भी उस स्टैंड पर कायम है। लेकिन अगर किसी भी अंदाज में नापाक मंसूबे बनाए गए तो हिंदुस्तान हर मौके से हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार होगा ताकि मुल्क की सालमियत को जरा बराबर भी आंच न आने दिया जाए। और हिंदुस्तान के जवानों के साथ पूरा पार्लियामेंट खड़ा है, इस बात की भी यकीन दहानी। राइट सर। सतपाल राघव साहब, डिफेंस मिनिस्टर को आप सुन रहे थे, आपका पहला रिएक्शन? और जो डिसएंगेजमेंट की बात उन्होंने काफी क्लियरली कह दी कि देखिए हम तो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइना अपनी बात पर है, हम अपनी बात पर है, इस वजह से जो है माहौल इतना ज्यादा बन रहा है। लेकिन जो कुछ बात कही गई उसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इस बात के बीच कोई उम्मीद अभी भी है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होंगे तो उसमें बर्फ पिघलेगी, उसमें जो PLA है वो पीछे चला जाएगा? क्योंकि अभी भी मामला उन्हीं के पीछे चले जाने का टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जी, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, पार्लियामेंट स्थिति साफ की है और अपनी सक्षमता भी दिखाई है उन्होंने, और इससे एक वर्ल्ड को मैसेज भी गया है, देश में मैसेज गया है कि हम लोग अपना स्टेटस को हम शांति संस्कृति में रहा है, अपनी भौगोलिक अखंडता को बचाने में और उसकी रक्षा करने में हम बहुत बड़ा सक्षम है। हमने डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स भी किए, हम लोग बड़ी ऑप्शन के लिए नहीं, पर ये लास्ट विकल्प। लेकिन चाइना का आप देखें, एनालिसिस करें, चाइना मल्टी फ्रंट्स में बैकफुट पे है। उनकी जो पार्टी का जो विरोधा स्वर आ रहे हैं, चाइना वो को बहुत ही मुश्किल में डाल रहे हैं। और पहले भी इतिहास देखें कि वो डाइवर्ट ऑफ अटेंशन, उसके अलावा कोविड भी आप देखिए, कोविड में भी जो एक उन पे ब्लेम मारा था, यूरोप ने तो बड़ा क्लियरली देश अभी बोल रहे हैं, उसका भी वो डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन। नंबर 2, नंबर 3, और भी जितने भी क्वाड के जो हमारे देश हैं या छोटे मोटे देश हैं, वो जो बहुत इकट्ठे आ गए हैं और चाइना को बड़ा आइसोलेट कर दिया। अगर आप चाइना को आज देखें, म्यांमार जैसी कंट्री, वो लोग भी जो उनको जो है डेट दिया हुआ है, लेकिन वो लोग अगेंस्ट में उसमें बोल रहे हैं। इवन हमारे पड़ोसी श्रीलंका भी उनके अगेंस्ट में बोले कि हमने डिसीजन ले लिया। तो आप ये देखें कि ताइवान जैसे देश हैं, उनके अभी भी हवाई जहाज को गिराया है उन्होंने, और जापान, मतलब आप ये देखिए पूरे एशिया के अंदर जो उनका जिनसे विवाद है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, वो एक विस्तारवादी नीति के मुताबिक सारे देश इनके लिए अगेंस्ट में होंगे। अगर चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका का जो ट्रंप साहब है प्रेसिडेंट, वो भी अगेंस्ट में, जो बिडेन साहब जो आ रहे हैं वो भी उनके अगेंस्ट में। तो चाइना अभी ये कंपेनिंग सीजन है, ये जो कंपेनिंग सीजन है। मैं आऊंगा आपके पास। ऋषि जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो बॉडी लैंग्वेज आज हमने लोकसभा के अंदर दिखाया है, क्या इस बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही बॉडी लैंग्वेज है जो 15 जून को हमारे जवानों की बॉडी लैंग्वेज थी LAC के ऊपर। और बॉडी लैंग्वेज का जहां तक सवाल है और पार्लियामेंट में दिया गया स्टेटमेंट है, वो हमारे करनी और कथनी को परिलक्षित करता है। हमने वहां पे वही बात कही है जो हम ग्राउंड में भी करते आ रहे हैं। अगर आप हमारी
चीजों को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं तो उतने ही जोरदार तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ से जब आप सारे लॉज के साथ में, सारे कानून कायदे के साथ में बात करते हैं तो हम उतनी ही संजीदगी से आपसे बात करने को तैयार हैं और उन बातों पर जो निष्कर्ष निकलता है उसको मानने के लिए तैयार हैं। आपने एक चीज देखी होगी रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट में, जो कि एक तरह से जड़ है इस चीज की। उन्होंने बार बार उसी चीज का जिक्र किया है क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में कोई एक ऐसी कानूनी तौर पे सर्वमान्य रेखा जो इंटरनेशनली या आपस में मानी गई हो, जिसके ऊपर के हम जो है अपने तरीके से काम कर सकें। और डिलिबरेटली चाइना ने इस चीज को हमेशा पेंडिंग रखने की कोशिश की है। जब जब कोशिश की गई इसको रिसॉल्व करने की तो उसने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत, क्योंकि वो हमेशा बुलिंग मोड में रहा है शुरू से, और उसको सन 62 की आदत लगी हुई थी कि हम ऐसे करते रहेंगे, बीच में घुसेंगे और थोड़ी बहुत बातचीत होगी, फ्लैग मीटिंग होगी, 4 किलोमीटर घुसे तो 1 किलोमीटर पीछे चले गए, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था। लोग इतना ध्यान नहीं देते थे और जिन चीजों को ध्यान देना चाहिए था उसको इस मामले में इग्नोर किया गया। अब स्थिति दूसरी है और एक क्लियर कट मैसेज है कि आप अगर हमसे शराफत से पेश आएंगे, कानूनी तौर पे हमारी और आपकी जो बाध्यताएं हैं उनको मानेंगे, तो हम आपके साथ में, वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ में आपके साथ अच्छा व्यवहार करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप अदरवाइज तरीके से हमारे साथ पेश आएंगे तो आपको हम उसी तरीके से जवाब देंगे जैसा हमने आपको पीछे दिया है। और दूसरी चीज ये बताएं कि जहां तक दूसरे देशों का सवाल है, वातावरण का सवाल है, ये पक्की बात है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है जी। और सबके अपना अपना हित है और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हर देश अपनी कार्रवाई करता है। पार्लियामेंट के अंदर दिया गया बयान रक्षा मंत्री का एक वर्ल्ड कम्युनिटी को, पर्टिकुलर बीजिंग चाइना को क्लियर कट मैसेज है कि अभी भी समय है और आप थोड़ा सा जो है वर्ल्ड कम्युनिटी की बातों को मानते हुए और अपनी शराफत दिखाते हुए और जो आपने गलत किया है उसको सुधारते हुए आप सही तरीके पे आएंगे, हम आपका इस्तकबाल करेंगे और आपसे बात करेंगे। राइट सर, मैं सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रहमत फटाफट से आपके पास जो कुछ आज हम इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, अभी तक जो लोकसभा से आवाज आई है, जो लोकसभा से एक रेखा खींची गई है, वो ये है कि ये इशू एक लंबा चलेगा जी, क्योंकि आज रक्षा मंत्री ने साफ किया कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से तनातनी बनी है, इससे पहले भी बहुत बार हुई है और बड़े लंबे देर तक हुई है। तो आज ये क्लियर कर दिया गया कि डिप्लॉयमेंट जो है ये अब वापस नहीं आनी है, ये रुकेगी वहां पर अनलेस एंड अनटिल इशू एड्रेस हो। यानी आज से 3 महीने पुरानी वाली पोजीशन जब तक रेस्टोर नहीं होती है, क्या ये माना जाए कि फिलहाल मामला चलेगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद मौसम का मिजाज भी बदलना है। तो ये मान के आज चलें कि आज डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया देश के सामने कि ये लंबा चलेगा, इसलिए सेना भी वहां लंबे देर तक रुकेगी। जी देखिए, बिल्कुल वजीर दिफा ने आज अपने खिताब में कुछ बातें जो सिक्योरिटी लेवल पर पार्लियामेंट में नहीं बयान की जा सकती उसकी तरफ भी इशारा किया कि क्या कुछ ग्राउंड सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हसास है, हम नहीं बता सकते, उसके रीजन है। जब ये चीजें छुपाए जाते हैं या फिर पब्लिक डोमेन में नहीं रखे जाते, इसका मतलब होता है कि ये बहुत दूर तक जाने वाली है। हम ये बात इससे पहले भी जब वजीर दिफा मिल रहे थे अपने हम मनसब से, चीनी हम मनसब से मॉस्को में, उसके बाद वजीर खारजा की मुलाकात हुई, तब भी मीटिंग का मूड देखा था हम लोगों ने, और जो स्टैंड हिंदुस्तान का था, चीन का जो स्टैंड था और दोनों तरफ से जो बातें हुई थी, उस वक्त ही तस्वीर साफ हो गई थी कि ये बहुत आसानी से हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के आसपास के अंदर मसला हल होने वाला नहीं है। यही वजह है कि चीन की तरफ से जिस तरह से डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, वही उसी तादाद में हिंदुस्तान की तरफ से करीब उससे ज्यादा ही हिंदुस्तान, चूंकि अब धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है, गर्माहट है, वो बढ़ती जा रही है। राइट सर, मैं आऊंगा प्रशांत आपके पास, लेकिन फटाफट से जरा वो ब्रेकिंग चला दीजिए कि चाइना की चोरी कहां कहां पर है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस ब्रेकिंग को जरा लाइए ताकि मैं सीधे प्रशांत के पास चलूं वो सवाल लेकर, क्योंकि आज भी लोकसभा के अंदर उस पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ कि चाइना की चोरी जो है वो लगातार चल रही है और उस पर चाइना की चोरी के साथ साथ सीनाजोरी भी है। और जो डाटा चोरी वाला मामला है उसमें अब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से लेकर देश के बड़े हसास वाले इदारे, यानी जो हाई इंपॉर्टेंट वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों की सैनिटाइजेशन हुई है, नामों की, और उन्हें चुना गया है, उनकी डाटा शेयरिंग जो है वो हुई है एक। और आज गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट इस पर आया है वो बड़ा क्लियर है कि वो इस पूरे मामले पर
काफी माइन्यूटली देख रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो नॉर्थ ईस्ट किरण रिजिजू साहब का नाम भी है और जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती से लेकर कांग्रेस के बड़े लीडरों का नाम भी सामने आया है। सिटिंग जज का नाम भी है, फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम भी है, साथ साथ बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट्स का नाम भी रखा गया है जो सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में कि डाटा शेयरिंग और डाटा फर्ज किया गया और किस तरीके से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं। इस पर जरा बात करेंगे क्योंकि लगातार कल भी हम इस पर चर्चा करें और आज इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर बड़ी चीजें जो है वो क्लियर होना बाकी है कि किस तरीके का खतरा हमारे ऊपर है ये और क्यों ये हो रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रशांत राय सर, आपके पास सीधे आ रहा हूं। ये जो खबर कल से हम कैरी कर रहे हैं और आज एक और रिपोर्ट इसमें आई है, इन डेप्थ रिपोर्ट जो आज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने सामने रखी है और सरकार ने भी अब दबे अल्फाज में ही सही लेकिन ये माना कि वो मॉनिटरिंग करेंगे जो और देखेंगे कि ये जो कंपनियां हैं किस तरीके से यहां पर काम कर रही थी और क्या वाकई तौर पर वो वहां की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ राब्ते में। तो ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये जो डाटा चोरी होता है, ये जो स्कैनिंग होती है, ये कितना रिस्की है और क्या ये इतना आसान है कि कोई भी आकर हमारे देश में आकर किसी का भी डाटा ले सकता है? जी, ये आसान तो नहीं है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है इस चीज को लेकर। तो अगर चाइना की कोई भी एजेंसी इंडिया की डेटा लीक करती है या चोरी करती है तो कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जो इस चीज को मॉनिटर कर सकती है, रोक सकती है। और इसका जो कल चाइना मतलब अखबार की बात कर रहे हैं उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर का टर्म आया और जिसमें स्नूपिंग शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। स्नूपिंग का मतलब होता है आसान शब्दों में कान लगा के सुनना जी। तो कहने का मतलब है जो चाइना की 2 कंपनीज हैं जो स्टेट फंडेड कंपनीज हैं, पीएलए भी उनका पीछे मतलब फंडेड करती है, तो उन्होंने इंडिया के कुछ 100 लोगों और 100 into 100 मतलब ये ऐसे चलता है जैसे कि कोरोना फैल रहा है। अगर वो 100 लोग करना चाहेंगे तो 100 से जो लोग 100 लोग जुड़े हैं उनका भी साथ में हो रहा होगा। तो कुछ 10,000 लोगों का नाम आया है उसमें। अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है देखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी चूक है क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं बाहरी सोर्सेज पर, चाहे वो अपना इंटरनेट हो, चाहे वो अपने हार्डवेयर डिवाइसेस हो या कुछ भी हो। और कल 5G भी इंडिया में आने चाह रहा है और फिर ये भी एक सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर बिना कुछ चाइना के इतना इंटरफेयर किए वो इतने लोगों का डेटा निकाल सकते हैं, तो जब चाइना पूरी तरह से इंडिया में घुस जाएगा हमारे मार्केट में तो किस लेवल की स्नूपिंग होगी। तो ये वाकई में चिंता का विषय है और भविष्य में इसी तरह की लड़ाइयां होने वाली हैं, तो हमें सतर्क और ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत है इस मामले में। बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो प्रशांत आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देखिए हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बड़ी है चाइना पर, उस वजह से कहीं ना कहीं वो अपर हैंड ले रहे हैं। अब ये सिर्फ हमारे तक अगर रहता तो मैं समझ लेता कि लद्दाख के अंदर उनके साथ मामला चल रहा है तो हो सकता है इसलिए दुनिया भर का डाटा वो जमा कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो गई है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है और हर देश यही करता है। आप चाहेंगे अगर आप एक मजबूत देश का इसमें नाम लेना चाहें तो इजराइल है, वो सिक्योरिटी में नंबर 1 पर है, एक छोटा सा देश होते हुए भी। तो कहने का मतलब है जो देश दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहता है वो होता है। और जैसे रशिया का आप एग्जांपल लेंगे, रशिया ने क्या किया, बीच में अपना इंटरनेट बनाने की सोची क्योंकि उसको पता है उसकी हर एक्टिविटी जब तक इंटरनेट पर रहेगी और इंटरनेट फ्री है पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कैसे मैनेज होते हैं ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। तो जब तक हम इन सब चीजों पर क्लियर नहीं करेंगे या बड़े ठोस कदम नहीं उठाएंगे, इस तरह का हमें देखने को मिलता रहेगा। तो रहमत, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना फिर जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखिए हमने अब अपने एप्स बनाने पड़ेंगे, अपना नेटवर्किंग खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर इस तरीके की परेशानियों हमसे हम रुक सकते हैं। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो माइन्यूटली इस पूरे मामले को देख रही है और ये ई सिक्योरिटी और साइबर लॉज को भी रिव्यू किया जा रहा है। हमारे साथ मुश्किल ये है कि ख़ास तौर से जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे होते हैं, ऐसे वक्त में हमारे इंडिया में हम शहरियों के पास अपने मुल्क के बनाए हुए एप्लीकेशन से ज़्यादा चीनी एप्लीकेशन या दूसरे मुल्कों की एप्लीकेशन है। हम अल्टरनेट कुछ दे नहीं पाएंगे। हमारे मोबाइल में जितने ऐप्स है उसमें 50% चीनी ऐप होते हैं। तो जब तक कि हम अल्टरनेट और वो भी सिक्योर नहीं देते तब तक कि हमारी सेफ्टी या प्राइवेसी को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है।
और यही जो हमारी कमजोरी है हमारे मार्केट में या हमारे इंडिया के अंदर, जो चीन का इतना बड़ा जाल है मोबाइल के सेक्टर में हो या फिर एप्लीकेशन के सेक्टर में हो, जो चीन का जाल बिछा हुआ था, इस जाल के पीछे एक साजिश थी और इस साजिश का आज पर्दाफाश हो गया। लेकिन इस साजिश के पर्दाफाश होने के बाद या फिर हमने जो एप्लीकेशन बैन किए उसका अल्टरनेट में हमने अपनी आवाम को कुछ नहीं दिया। इसलिए हमारे ऊपर दो तरह से खतरा है, एक तो हमारी प्राइवेसी का खतरा है, दूसरा है कि वो खाली जो हो जाएगा जिस चीज को लेकर के हम इन्वॉल्व रहते थे, हमारी डेली लाइफ गुजरती थी, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था वो एप्लीकेशन, वो हिस्सा अब खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए कुछ अल्टरनेट सरकार को करने की जरूरत है। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फटाफट से बढ़ते हैं जरा आगे। एक और बड़ी खबर जो इसी को रिलेटेड है और को रिलेटेड खबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग कल तक लगातार ये कह रहे थे कि चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनकी बात का भरोसा करके आगे बढ़ा जाए। यानी चीन के साथ अब हमने एक लाइन खींचनी पड़ेगी, रेड लाइन खींचनी पड़ेगी। क्यों? वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ से आज भी ग्लोबल पोस्ट को जब आप देखेंगे, जब आप आज भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात को देखेंगे, तो बात है कि हम बातचीत के जरिए से इस विवाद का हल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो पीएलए लगातार तैयारियां कर रहा है और पीएलए ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। माउंटेन वॉरफेयर पर उसने अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है और लगातार निशाने पर इंडियन ट्रूप्स को ले रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट जो है वो बता रही है। नंबर 1। नंबर 2, जून से ही एक प्लान के तहत पीएलए ने पूरे बॉर्डर को अपने हिस्से में लिया था, जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला मामला है बल्कि अरुणाचल तक के बॉर्डर तक की खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो सतपाल राघव साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है, जहां हम एक तरफ से ये बात कह रहे हैं कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पीएलए ने कमर कस ली है लड़ाई के लिए और वो कंप्लीटली तैयार हो गया है, वहीं पर उसके साथ जो एक बड़ी ज्वाइंट खबर आ रही है आज, वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर भी लद्दाख के बॉर्डर्स के पास पास बिछाने की कोशिश में पीएलए है। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है और साउथ पैंगोंग टीएसओ की खबर इसी तरीके से है और ऑप्टिकल फाइबर नॉर्थ पैंगोंग टीएसओ के अंदर पिछले 1 महीने से बिछाने की कोशिश में है। और यह माना जा रहा कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी, इसका मतलब अपना नेटवर्क मजबूत और करना है और ज्यादा मजबूती के साथ वो वहां पर बैठने की कोशिश में है। तो ये साफ लग रहा है कि ये तनातनी जो है ये यहां पर हल नहीं होगी, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस और जो खबरें वहां से आ रही है वो बहुत ज्यादा एडवर्स आ रही हैं। तो सतपाल राघव साहब, ये जो ऑप्टिकल फाइबर का आना है और ये जो लगातार प्रिपेयरनेस हो रही है, वॉर ड्रिल्स हो रही है, क्या कुछ बताने की कोशिश में है बीजिंग? जी देखिए, आप अगर बात करें कन्वेंशनल वॉरफेयर की, चाइना इंडिया के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं जीत सकता। नंबर 1, उसके ट्रूप्स बैटल हार्डन और सीजनल ट्रूप्स नहीं है। नंबर 2, उन्होंने उनके कमांडर्स और ट्रूप्स का वॉर लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। हमारे जो 1984 से ऑपरेशन मेघदूत, जो साइचेन, हमारे जवान और हमारे जो कमांडर्स हैं वो बड़े एक्रोबेटाइज हैं और सीजन सोल्जर्स हैं, बैटल हार्डन है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। नदन आर्मी कमांडर, ही वाज लेफ्टिनेंट कर्नल इन द कारगिल वॉर। कारगिल की जो चोटियां जिस इलाकों में उन्होंने लड़ी है उससे तो ये कम हाइट पे है। और ट्रुप्स का जो है जनरल जोशी साहब, ये एज ए वेरी एंड ही हैज कमांडेड 14 कोर इटसेल्फ, जो ये सेक्टर है जी। और अभी नदन कमांड के अंदर है, ही इज आर्मी कमांडर। नंबर 3, जो चाइना तिब्बत उसका मेन इशू है। जब हम लड़ाई लगते हैं, मैं आर्मी मैन से बता रहा हूं कि हमको एवरीथिंग हैज टू बी स्पोर्टेड। तिब्बत में उसका कोई स्पोर्ट नहीं है। आपका रिसेंट जो एग्जाम्पल हुआ है 29-30 को, जो तिब्बत सोल्जर ने शहादत दी है, वो भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। नंबर 4, जब भी हम लड़ते हैं, हम कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, दुश्मन को डिस्पोजिशन ऑफ वेपन, स्ट्रेंथ नहीं देते हैं। लेकिन आप चाइना के पिछले वीक में देखिए जो उन्होंने किया है, पैराशूट से बिल्डअप किया है, ट्रूप्स दिया है और संख्या बताई है। तो ये सब चीज जो है गीदड़ बबकी है। बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट रूल आउट लोकलाइज एक्शन। छोटा मोटा इस सेक्टर में हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। पर ये जो चुशुल बॉल है, आज हमारी स्थिति जो है बहुत मजबूत है।
हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। जो मोल्डो गैरेजन है, जो उनका पुराना गैरेजन है, उस पर हमारी नजर जो है पूरे टाइम पे है। 24 आवर्स जो है ये हमारे टोटल कंट्रोल में है। और ये बैटल फील्ड है रजंगला का, जहां की अहमियत रखता है, जो एक्सेस दे रहा है ये लेह तक एक्सेस दे रहा है, जो अल्टीमेट एम है। तो मैं ये आपके माध्यम के थ्रू दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि वो कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएगा। राइट सर, मैं राघव सर आपके पास आऊंगा। एक बड़ी चीज जो इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा और फिर ऋषि दीक्षित साहब आपके पास भी आऊंगा, और जरा विजुअल्स भी दिखा दीजिए, क्योंकि दो तरह के विजुअल्स आते हैं। एक ग्लोबल टाइम्स पीएलए के लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं, और दूसरे विजुअल जो हम आपको, ये वाले विजुअल जो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से केमिकल वॉरफेयर की तैयारी में जो है ये पीएलए का एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और वीडियो जो है वो इंडियन फोर्सेस का है, जो सर्दतरीन इलाका बर्फ के अंदर भी अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसको जरा कंटिन्यू रखिएगा और मैं सीधे ऋषि दीक्षित साहब आपके पास आऊंगा। एक तरफ से पीएलए जो है वो अपने ड्रामाई वीडियो लगातार दिखा रहा है और जंग लड़ना चाहता है सिर्फ वॉरफेयर के नाम पर और ग्लोबल टाइम के ट्विटर पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी भी मुश्किल तरीन हालात में इंडियन आर्मी लड़ने के लिए तैयार है। तो ये क्या जवाब है जो वो पिछले कई दिनों से चलाने की कोशिश कर रहे थे, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो एक तरफ से डाटा चोरी है, दूसरी तरफ से ऑप्टिकल फाइबर का बिछाना है, ये बता रहा है कि उनकी प्लानिंग क्या है, या सिर्फ डराने के लिए सब कुछ? देखिए, ऐसा है कि जो ग्लोबल टाइम्स या वहां के जो वीडियोस आ रहे हैं, तो हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्रोपोगंडा वॉरफेयर में उल्टी सीधी बातें करके दिखाता रहता है। और चूंकि चाइना है, चाइना का माल है, चाइना की चीजें हैं, तो उसी तरीके से उनको दिखाता रहता है। जब ग्राउंड में बराबरी की बात आती है तब बात कुछ और होती है, सिचुएशन कुछ और होती है। अब रही बात जैसे डेटा की आप बात कर रहे हैं, तो मैं सरप्राइज इस तरह से हूं, जैसे हमारे 2 एक्सपर्ट ने इस पे एक तरह से प्रकाश डाला था कि भाई ये तो एयर है, हवा में चीजें हैं, कहां से क्या चीजें चल रही हैं अभी तक कोई कंट्रोल नहीं किसी का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमें खुद ताजुब हो रहा है कि ऐसी सारी चीजें होने के बाद में हमें पता चलता है तो वो हमें खुद में ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसके पीछे हमारी एजेंसीज, हमारा जो स्किल है वो भी इस पे काम कर रहा है। अभी तक ये देखिए कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इवन लेमैन भी कहा करता था कि ये चाइनीज खिलौना है, चाइनीज इक्विपमेंट है, इसको हम ले रहे हैं, पता नहीं इसी से जासूसी क्यों ना हो रही हो। जब आम आदमी इस तरह की भाषा, इस तरह की बात सोच सकता है उसके प्रति, ये तो बड़े लेवल की बात है, बहुत बड़े सोचना चाहिए था इसको। रही बात फाइबर केबल जो बिछा रहा है वहां पे, निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन और स्पीड 2 चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनकी बातों को देख करके और हम अपनी सारी बातें हम बताते नहीं हैं, और अपनी तैयारी का हम जो है कोई आकलन बाहर इस तरह से पेश नहीं करते ग्लोबल टाइम्स की तरह से, तो ऐसा नहीं कि हम उनसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है कम्युनिकेशन के बारे में भी, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको टैकल करने के लिए। रही बात जब ग्राउंड में लड़ने की बात आएगी, वो कुछ भी दिखाते रहे वहां पे। अभी जैसे आपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन्होंने एक तरह से जैसे कोविड का डाला था कि शायद ये यही एक तरीका है, उसके बाद दूसरे केमिकल वॉरफेयर पे जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उन्हीं के अंदर उन्हीं को सारी महारत हासिल है और वही सब कुछ इस पे अपना से रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी उसके लिए तैयार है बराबरी के तौर पे। और हमारे जो मित्र देश हैं, आफ्टर ऑल ये खाली इंडिया और चाइना की बात नहीं होगी, जब इस तरह की चीजें होंगी तो उसका प्रभाव चारों तरफ पड़ता है, सारे देशों में पड़ता है। तो जो भी इस फील्ड में होंगे और जिनको इसकी चिंता है, वो निश्चित तौर पे इसका मुंहतोड़ जवाब चाइना को देंगे, और वो ऐसी स्थिति में नहीं होगा कि वो सस्टेन कर पाए इतने ग्लोबल प्रेशर को। राइट सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक खबर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से डेवलप हो रही है, रहमत आपको बताएंगे वो खबर, लेकिन उससे पहले फटाफट से प्रशांत रॉय साहब, बड़ा आपसे जो एक स्पेसिफिक आंसर चाहूंगा। ये जो हम ये ऑप्टिकल फाइबर की कहानी सुन रहे हैं, इसके जरिए से कितना खतरा नेशनल सिक्योरिटी को होता है? क्या ये भी एक हथियार है जो यूज किया जाएगा अगेंस्ट नेशन, अगेंस्ट सोसाइटी? फाइबर एक तरह से कनेक्टिविटी के लिए होता है। अब वो तो वैसे ही है, इंटरनेट आपको दे दिया, आप उसका क्या करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर इज मेनली फॉर कनेक्टिविटी। तो वहां पे अपनी आर्मी के कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए जरूर पीएलए ये कर रहा होगा। तो अभी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एक बार उसकी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गई, फिर वो क्या करता है उस चीज का,
वो चिंता का विषय होगा। ये सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार डेटा- कनेक्टिविटी हो गई डेटा से- उसके बाद उसका यूज कैसे किया जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक बहुत बड़ा गेम प्लान इन दिनों चल रहा है। लेकिन अरुणाचल से बड़ी खबर है, रहमत फटाफट से बताइएगा, और उसके बाद जरा हम एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कुछ मिसाइल्स की, वो भी हम अपने साथ शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। लेकिन फटाफट से पहले अरुणाचल की खबर। जी देखिए, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर ये मिल रही है कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अलर्ट पे रखा गया है और कई इलाकों में जो गांव का इलाका है, सरहद से मिलता हुआ जो सेक्टर है, वहां लोगों के आने जाने पर पाबंदियां कुछ हद तक के लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, इसलिए कि जो अपोजिट साइड में हिस्सा है, जो सरहदी इलाका है जिधर चीन का हिस्सा है, उधर चीन की आर्मी बहुत ही करीब आ गई है और नीचे वाले हिस्से में, चूंकि ऊंचाई पर हिंदुस्तान का कब्जा है, और नीचे वाले हिस्से में 2 से 3 दिनों से मुसलसल पीएलए की गर्दिश देखी जा रही है। पीएलए के ट्रूप्स वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी मूवमेंट को देखते हुए अलर्ट पर रखा गया। जो 3 हमारे पास नाम मिल पाए हैं और इस वक्त मिल पा रहा है, बताया जा रहा है कि अस्फीला एरिया है एक, दूसरा है जो टूटिंग की एक्सिस है इसके अपोजिट का एरिया है, और तीसरा है फिश टेल 2। ये 3 एरिया ऐसे हैं जो लोकेट किए गए हैं, जिन्हें मॉनिटरिंग की जा रही है बहुत ही बारीकी से। ये नीचे वाला हिस्सा है, चूंकि ऊंचाई वाले हिस्से पर हिंदुस्तान के जवान हैं, और ये साइड का हिस्सा सरहदी इलाके से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश का है, जहां चीनी आर्मी की मूवमेंट देखी गई है 2 से 3 दिनों के अंदर में, जिसकी वजह से अलर्ट पर रखा गया है। जो शहरी है वहां पर, वहां के जो बाशिंदे हैं, उनके आने जाने पर भी नजर रखी जा रही है, उन्हें एहतियात से निकलने के लिए या फिर आने जाने एक रूटीन में अलर्ट आता है। अब इस अलर्ट में जो कहा गया है मैक्सिमम लेवल का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फटाफट से एक और बड़ी बात जो आपके साथ हम शेयर करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना हर दिन कोई ना कोई नई खबर जरूर देता है, और अब स्पेस की खबर भी हमारे सामने है। और आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि लॉन्ग मार्च 11 का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, लॉन्च किया है आज उन्होंने, और ये स्पेस वॉर की शुरुआत मानी जाती है। और ये माना जा रहा है कि जिसको लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार हम सुन रहे थे कि लॉन्ग मार्च @11 जो है वो रेडी है, जो उसका किसी भी दिन इस्तेमाल हो सकता है रॉकेट का, उसका इस्तेमाल आज पीएलए की तरफ से किया गया और वीडियो खुद उन्होंने अपने ऑफिशियल माउथपीस ग्लोबल टाइम पर जो है वो डाल दिया। एक तरफ से ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ से जो इसके साथ डेवलपिंग खबर है वो ये भी है कि ताइवान पर ट्रंप के बयान के बाद पीएलए ने ये सारा रॉकेट वाला मामला जो है वो सामने रखा है, ताकि एक जवाब दिया जाए अमेरिका को कि वो ताइवान और आसपास के इलाकों की ओर ज्यादा बातें ना करे। अब ये माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के अंदर स्पेस वॉर बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, उसकी शुरुआत एक बार फिर आज पीएलए की तरफ से की गई है, बीजिंग की तरफ से की गई है, और साथ साथ केमिकल वॉर के वीडियोस भी दोबारा से अपलोड किए गए हैं। ये दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों तस्वीरें जरा एक बार दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को, कि रॉकेट वाली तस्वीर भी दिखाइएगा, 2 फ्रेमों के अंदर है वो, और ये केमिकल वॉरफेयर वाली भी तस्वीर दिखाइएगा, ताकि ऋषि दीक्षित सर, आपकी बात को जरा मैं कंटिन्यू करूं। ये जो चीजें सामने आ रही हैं, अब स्पेस तक जाने की कोशिश, लेकिन माना जा रहा है ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि यूएस अपनी हद में रहे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी तनातनी जो है वो बढ़ रही है। ताइवान का मामला हो, साउथ चाइना सी का मामला हो, और ये काफी दिनों से चर्चा में था ये रॉकेट। देखिए, ऐसा है कि ये सुप्रीम, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी हाँ जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भी जो शो ऑफ है, जो अपनी अपनी तैयारियां हैं, एक एक करके एक एक पत्ता खोलता जा रहे हैं, जैसे जैसे जिसके सामने जो चीजें आती जा रही हैं। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल दबाव डालने की कोशिश की जाती है
जो पार्टियां उसमें इफेक्टेड है, मान लीजिए अभी हम उसके चाइना के साथ में बिल्कुल फ्रंट पे है पेशाब की स्थिति में, तो वो सारी चीजें इस तरह के जनरली दिखाया जाता है मसल फ्लेक्सिंग कि हमारे पास ये भी है और हम ये भी कर सकते हैं और हम वो भी कर सकते हैं। हमें इस चीज को बड़े परिप्रेक्ष्य में यूं देखना पड़ेगा कि क्या चाइना जो ये नुमाइश करता जा रहा है, तो क्या बाकी देशों के पास में ये चीजें नहीं है? क्या बाकी चीजों में सुपीरियरिटी अमेरिका की नहीं है, या रूस की नहीं है, या फ्रांस की नहीं है, या इंग्लैंड की नहीं है, या हमारे इंडिया की नहीं है? हम लोग जो है इन चीजों की ज्यादा नुमाइश नहीं करते हैं जी। उसका तमाशा है कि वो अभी तक अपनी गिदड़ भक्ति में अपनी बातों को दिखा करके कि हम इतने बलशाली हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम तो मिनटों में ऐसा कर देंगे, हमने कोविड फैला दिया पूरे वर्ल्ड में, देखिए सारा वर्ल्ड नाच रहा है हमारे पीछे। तो ऐसी जो मानसिकता जिस देश की हो, जहां पे कोई कायदे कानून की बात नहीं हो, वो सिर्फ प्रेशर दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करता हो, तो जहां ये व्यक्तिगत तौर पे मेरा अपना मानना है कि इस बार ये सारी चीजें उसके खिलौने के तौर पे यूज होंगी अगर वार पे जाता है, अब चीजें ऐसी होती हैं। जहां तक अभी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, हो सकेगा तो लिमिटेड एरिया में लिमिटेड चीज के लिए कोई चीजें आगे हो सकती हैं, लेकिन जितनी चीजें आज की डेट में वो दिखा रहा है, दिखाना अलग चीज है और उनको ग्राउंड में करना, इंप्लीमेंट करना और उस चीज पे जाना, ये इतना आसान नहीं है चाइना के लिए, और इसके पहले ही वो चेक हो जाएगा। चाहे साउथ चाइना सी की बात हो, चाहे जो है उसका और पड़ोसियों की बात हो, तो जो स्थितियां अभी के फिलहाल बनी हुई हैं उसमें सिर्फ देखने की बात है, समझने की बात है, अलर्ट रहने की बात है, और इसको काउंटर कैसे करें, ये सारे देशों को जो उसके अगेंस्ट में अपना मोर्चा बनाए हुए हैं या जो सामने खड़े हुए हैं वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान दें, उसकी नुमाइश सतपाल जी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि माना जा रहा कि देखिए अगर हमने काउंटर अटैक करना है या हमने किसी भी तरीके से एक अपर हैंड लेना, तो हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्लॉट है, क्योंकि उसके बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, काफी ज्यादा ठंड होगी और उसके बाद शायद ये मुमकिन नहीं है, और यही चीज चाहता है पीएलए। क्या जो ये डिस्कशन चल रही है, इस डिस्कशन को आप अपनी भाषा में कैसे देखते हैं, डिफेंस के एंगल से कैसे देख रहे हैं? जी मैं इस पे प्रकाश डालूं। आऊंगा साहब दीक्षित सर आपके पास, फटाफट से पहले जरा इनसे। जी देखिए, अगर वो जैमिंग करता है जी, हमारी आर्मी जो है वी आर कैपेबल टू फाइट इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर। हमारा ये एक वॉरफेयर है, वी आर आल्सो जैमिंग का हमारे पास में पूरा इक्विपमेंट है और हमारे ट्रूप्स जो है कोडिंग डिकोडिंग है, एवरीथिंग इज वी आर प्रिपेयर फॉर इट। नंबर 1 स्पेस की जो बात करता है, जो उसके लिए भी वी आर रेडी टू इट। एंड माउंटेन्स के अंदर, बैटलफील्ड प्लेन्स के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है साइबर वॉरफेयर, लेकिन जो माउंटेन्स पे है फिजिकल हार्डन ट्रूप चाहिए आपको। साइचिन जैसा आप इलाके में देखिएगा, साइबर स्पेस ज्यादा काम नहीं करता है, वहां पे किसके जवान कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, कितना एंड्योरेंस ले सकते हैं, कितना वो आगे फायर कर सकते हैं, कितनी पहाड़ी चढ़ सकते हैं। माउंटेन ईट्स ट्रूप्स। वेदर और टेरेन जो है माउंटेनियस में, तो वो तो ट्रूप्स को विदाउट एनिमी की वजह से जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, हम लोग ये जो एनबीसी वॉरफेयर है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, वी आर ए ट्रेन्ड आर्मी, वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि वी आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वी नीड नॉट टू बी वरीड। अगर वो ऑप्टिकल वहां पे डाल रहा है, वी नीड नॉट टू बी। बैटलफील्ड के अंदर वी आर नॉट लाइन बेस्ड कम्युनिकेशन, राइट सर, ग्रिड चैनल पे होता है, उसमें होता है हमारा कम्युनिकेशन, लाइन पे नहीं होता। शेलिंग होती है तो लाइन तो टूट जाती है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। आप वो लाइन बताते हैं जो ग्राउंड जीरो की बैटल लाइन है, और इसी लाइन को समझने की आज पूरे देश के अंदर भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उस बयान के बीच सरहद के उस पार क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि तनाव अभी भी लद्दाख के अंदर बना हुआ है, और लद्दाख के तनाव के बीच बहुत सारी खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं। और इन खबरों के बीच एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि तनाव को देखते हुए सरकार ने अपना रक्षा बजट में भी जो है वो काफी बढ़ोतरी कर दी है। और रक्षा बजट को बढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि जितने भी रास्ते सरहद की ओर जा रहे हैं
उन्हें मैग्नेमाइज किया जाए और 24/7 जो सैनिक खड़ा है उसे हर कोई फैसिलिटी वहां पर मिले। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, यहां पर ब्रेक के बाद उस पार आएंगे तो बैटल ऑफ लद्दाख में आज बात होगी एक ऐसे जाने माने डॉक्टर के साथ जिन्होंने विज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है।